Hello students, today we will discuss about Schrödinger wave equation, Schrödinger का तरंग समीकरण। इसके पहले आपने डी ब्रोगलीज इक्वेशन और हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत पढ़ा, जिसके आधार पे बोहर की निश्चित ऊर्जाओं वाले कक्षा सिद्धांत को अमान्य कर दिया गया। डी ब्रोगलीज के हिसाब से जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी सब्सटेंस होते हैं, उनमें केवल पार्टिकल नेचर नहीं होता, केवल कणिका प्रकृति नहीं होती, उनके साथ कोई ना कोई तरंग जुड़ी हुई होती है। श्रोडिंजर ने इन 1926 में डी ब्रोगलीज कॉन्सेप्ट को आधार बनाते हुए किसी भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी भी इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता का परिकलन करने के लिए to calculate the probability of finding of an electron around the nucleus, the Schrödinger has given or proposed an equation which is called as Schrödinger wave equation. उसे हम श्रोडिंजर का तरंग गति समीकरण कहते हैं. And according to him, del square psi upon del x square plus del square psi upon del y square plus del square psi upon del z square plus 8 pi square m upon x square in bracket e minus v psi equals to 0. This is Schrödinger wave equation. Here psi is a wave function. psi जो है वो तरंग फलन है. The psi equals to wave function. M is mass of electron. M is mass of electron, electron का द्रव्यमान, which is 9.1 into 10 to power minus 31 ESU kilogram. E is total energy, कुल ऊर्जा. V is potential energy, स्थितिज ऊर्जा. H is Planck's constant, Planck स्थिरांक. Okay. So now see the derivation. हम कैसे श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को डिराइव करते हैं. अगर हम किसी भी एटम का स्ट्रक्चर देखें तो किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को देखें तो उस स्ट्रक्चर में सेंटर पे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं. सो इलेक्ट्रॉन से जो वेव्स एसोसिएटेड होती हैं, जो तरंग जुड़ी हुई होती हैं, इसको हम ये मान सकते हैं कि किसी पॉइंट पे कोई स्ट्रिंग जुड़ी हुई है, कोई डोरी यहाँ पे जुड़ी हुई है जो कि तनी हुई. इलेक्ट्रॉन की गति वैसी ही होती है जैसा किसी तनी हुई डोरी में कंपन गति हो, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, एंड दिस इज वाई एक्सिस. जो वाइब्रेशनल मोशन है ये साइनोसाइडल कर्व के जैसा हमको मिलता है, ज्यावक्र की भांति हमें ये प्राप्त होता है. इसमें द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ. पॉइंट फ्रॉम दिस टू दैट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य कहते हैं हम इसको. हम मानते हैं कि यहाँ t टाइम पर इलेक्ट्रॉन का x एक्सिस पर पोजीशन, इलेक्ट्रॉन का x एक्सिस पर पोजीशन मान लीजिए इस जगह पे है. सो this will be denoted as small x. This x is the position and the amplitude और विस्थापन, इस तरंग का विस्थापन amplitude is small y. I repeat, किसी समय t पर x निर्देशांक पर x अक्ष पर इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई तरंग का विस्थापन स्मॉल y है. ऐसे वेव के लिए हम जो वेव इक्वेशन लिखते हैं, तरंग समीकरण लिखते हैं, वो है del square y upon del x square equals to del square y upon del t square
1/v². This is equation number 1. Here the amplitude y is the function of position x or the function of time t. जो आयाम है वह उस इलेक्ट्रॉन या उस कण की स्थिति और उस समय का फंक्शन है, फलन है. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी नो दैट कि किसी भी तनी हुई डोरी के लिए जो तरंग समीकरण हम लिखते हैं वो वेव इक्वेशन होता है phi t equals to 2 pi nu a sin 2 pi nu t के बराबर. This is equation number 3. So we have these three equations. Now you have to put the value of phi t in equation number 2. So we get y equals to fx. Instead of phi t हम लिखेंगे यहाँ पे a sin 2 pi nu t. After then we differentiate this equation. हम इस समीकरण नंबर 4 का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे. फर्स्ट इट बिकम्स डेल वाई टी के रिस्पेक्ट में. डिफरेंशिएशन हम करते हैं यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में. सो ये इट बिकम्स डेल वाई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू एफ एक्स इज कांस्टेंट हियर. साइन 2 पाई न्यू टी के लिए टी के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा 2 पाई न्यू साइन का कॉस 2 पाई न्यू टी. एक बार फिर से डिफरेंशिएट करने पर इट बिकम्स डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ एक्स ए cos 2 पाई न्यू टी के लिए ये हो जाएगा माइनस साइन. तो माइनस साइन हम यहां लगा दिए. साइन 2 पाई न्यू टी 2 पाई न्यू हमने डिफरेंशिएट किया. सो अगेन वी विल हैव 2 पाई न्यू हियर. ठीक है. ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर के बराबर. नाउ सी a sin 2 pi nu t. This is already equal to phi t from equation number 3. So हम इस जगह पे phi t लिख लेते हैं. डेल स्क्वायर y अपॉन डेल t स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स. थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं. ये हो जाएगा माइनस 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ एक्स और ए साइन 2 पाई न्यू टी की जगह हमने लिखा फाई टी. इसको कहा इक्वेशन नंबर 5, समीकरण नंबर 5. ठीक है. इक्वेशन नंबर 2 जो हमने लिखा था that was y equals to function of x and function of t. This was our equation number 2. Again we differentiate this equation. We double differentiate this equation with respect to x now. इसको अब हम इस समीकरण को x के सापेक्ष हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं. It becomes del y by del x. x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं equals to f x upon del x. phi t will remain same. एक बार फिर से डिफरेंशिएट करने पर it becomes del square y upon del x square equals to f square x upon del x square phi t के इक्वल. दिस इज इक्वेशन नंबर 6 नाउ. ये समीकरण नंबर 6 हो गया.
समीकरण नंबर 1 हमने लिखा हुआ था, समीकरण 1 हमारा था जहां पे डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन वी स्क्वायर. दिस वॉज अवर इक्वेशन नंबर 1. ये समीकरण 1 था. इस समीकरण 1 में हम ये दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं. इक्वेशन नंबर 5 है किसकी वैल्यू, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर की वैल्यू. इक्वेशन नंबर 6 से हमको मिल जाएगा डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू. इन दोनों वैल्यूज को रखने के बाद फाइनली वी गेट एन एक्सप्रेशन. ये वैल्यूज रखते हैं हम. एफ स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डॉट 5t. This will be equal to this part equals to minus 4 pi square nu square fx 5t. यहाँ पे है 1 अपॉन वी स्क्वायर. सो इसके पूरे में हो गया ये वी स्क्वायर. सो ये याद रखना, ध्यान रखना, दिस इज न्यू फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज वी वेलोसिटी. ओके, 5t यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. इसके बाद सिंप्लीफाई हो गया. एफ स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ एक्स अपॉन वी स्क्वायर. फ्रॉम वेव इक्वेशन वी नो न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा. किसी भी वेव के लिए उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका वेवलेंथ के साथ ये रिलेशन है. अगर हम लाइट की बात करते हैं, प्रकाश की बात करते हैं, तो वहां पे हम वेलोसिटी ऑफ लाइट लेते हैं. यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया है तो हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लेंगे. इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हम यहाँ पे v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. c की जगह पे हमने v लिख दिया. सो इट बिकम्स नाउ v अपॉन लैम्डा. यहाँ पे स्क्वायर है, सो इसको अगर हम स्क्वायर करें सो ये हो जाएगा न्यू स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर के बराबर. ये पूरा स्क्वायर के फॉर्म पे हमने ले लिया. ठीक, सीधे न्यू स्क्वायर की जो वैल्यू है, यहाँ से ये जो न्यू स्क्वायर की वैल्यू है हम यहाँ पे रख देते हैं वी स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर. ओके, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर की जगह पे वी स्क्वायर. सो जैसे हम यहाँ पे न्यू स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं, यहाँ ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर. ओके, नीचे भी वी स्क्वायर है, ऊपर भी वी स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. ये हो जाएगा माइनस 4 पाई स्क्वायर एफ एक्स अपॉन लैम्डा स्क्वायर के बराबर. इसको कहा हमने एक्सप्रेशन नंबर 6 हो चुका था. नाउ इट इज एक्सप्रेशन नंबर 7. इस इक्वेशन को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. फ्रॉम डी ब्रोगलीज इक्वेशन लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी. लैम्डा एच अपॉन पी के बराबर है और एच अपॉन पी को हम लिख सकते हैं एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी. सो लैम्डा की जगह पे हम एच अपॉन एम वी यदि प्लेस करते हैं तो ये मिलेगा हमको एफ स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4 पाई स्क्वायर एफ एक्स. लैम्डा स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा एच स्क्वायर और यहां हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर एफ एक्स के बराबर. ये पूरा क्लीन कर लेते हैं इसको. स्क्वायर वी स्क्वायर, this can again be simplified as we know that the total energy of system, कुल ऊर्जा, this is equal to sum of kinetic energy plus potential energy. किसी भी कण की कुल ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है.
गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इक्वल होते हैं हाफ mv² के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं कैपिटल V। सो ये हो गया टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv² प्लस V। दिस कैन बी सिंप्लीफाइड एज E माइनस V इक्वल्स टू 1/2 mv², or we can write it as 2E minus V equals to mv². So now we place the value of mv² at this place. तो ये हो जाएगा f²x upon del x² equals to minus 4π². Instead of m² v² we write m dot mv². So mv² की जगह पे ये वैल्यू हम रख रहे हैं 2e माइनस v। 2 का 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 का 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमको मिल जाएगा 8π² m। So it becomes minus 8π² m। mv² की जगह हमने लिखा 2e माइनस v। So this is e minus v fx अपॉन h²। ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। आई थिंक इट इज 8। ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा ये हमने केवल x एक्सिस के अलोंग लिखा है। केवल x अक्ष पर हमने किसी कण की स्थिति को माना है। अगर इस एक्सप्रेशन में जो fx है विच इज अ फंक्शन ऑफ x मीन्स स्थिति का फंक्शन है x एक्सिस के अलोंग, दिस कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय साई। fx को हम यहाँ पे साई से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बिकॉज साई जो है वो है एम्पलीट्यूड है किसी भी वेव इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई वेव के लिए। सो दिस कैन बी रिटन एज del² psi instead of x I am writing here psi, del² psi upon del x² equals to minus 8π² m e माइनस v। fx की जगह पे हमने लिखा psi अपॉन h²। ये एक एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने के लिए वेव इक्वेशन हुआ। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन फॉर ऑल द 3 एक्सिस। तीनों अक्षों के लिए हम इस समीकरण को इस तरह से लिख सकते हैं del² y अपॉन del x² प्लस del² psi अपॉन del y² प्लस del² psi अपॉन del z²। ये इस तरफ अगर आ जाए तो माइनस की जगह पे हो गया ये प्लस 8π² m अपॉन h² e माइनस v psi इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 9। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ये है श्रोडिंजर का तरंग समीकरण और ये इसका डेरिवेशन आपने देखा। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन हमको तीनों एक्सिस पे किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, इन सब के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देता है। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है। सो इट हैज फाइनाइट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बहुत से हल इसके संभव होते हैं। इन सभी हलों में से इन सभी हलों को हम मान्य नहीं करते। मान्य नहीं करना मतलब ये हुआ कि इसके जितने भी सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, इसके जितने भी हल संभव हैं, उन सब से हमको कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल रही है ऐसा नहीं। लेकिन जिन भी सॉल्यूशन से हमको इलेक्ट्रॉन, उसकी स्थिति, उसकी ऊर्जा, वो जिस कक्षक में उपस्थित है, उसके आकार आदि के विषय में कोई भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन यदि मिले, महत्वपूर्ण जानकारी यदि हमको मिलती है, तो वो आइगन फंक्शन कहलाएगा। If we calculate the energy or if we find out the energy of an electron using this expression, then that energy value will be called as eigenvalue. ऊर्जा के मान, वे मान जो हमको श्रोडिंजर तरंग समीकरण को हल करके प्राप्त होते हैं, उनको हम कहते हैं आइगन वैल्यू।
वो कहलाएंगे आइगन वैल्यू। और जिन फंक्शन से हमको एनर्जी की वैल्यूज मिलती हैं, वे फलन जिनसे हमको ऊर्जा के मान प्राप्त होते हैं, उन फलनों को हम आइगन फंक्शन कहते हैं। Now, after Schrodinger wave equation, now see physical significance of psi and psi square. As Schrodinger wave equation gives the value of psi, psi तरंग फलन है। क्वांटम मैकेनिक्स में psi का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं माना जाता, मतलब इसकी कोई भौतिक सार्थकता नहीं होती। psi is amplitude of wave, ये किसी भी तरंग का आयाम होता है psi। इसकी जगह पे जो psi स्क्वायर है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। द रीजन इज दैट जो psi है, psi की दोनों वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। ये प्लस वैल्यू भी हो सकती है, माइनस वैल्यू भी पॉसिबल हो सकती है। अगर वैल्यू माइनस होती है तो वो अनरियल हो जाएगा, वास्तविक नहीं रहेगा। और चूंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व दोनों वास्तविक हैं, सो दैट वी कांट से दैट कि psi का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा, इसकी कोई भौतिक सार्थकता होगी। इंस्टेड ऑफ psi वी यूज psi स्क्वायर विच हैज़ फिजिकल सिग्निफिकेंस। अगर हम किसी भी वेव, चाहे वो लाइट हो या फिर साउंड वेव हो, उनकी बात करें तो उनके एम्पलीट्यूड का वर्ग, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ये बताता है इंटेंसिटी को, तीव्रता को। और वी कैन से दैट इट रिफ्लेक्ट्स अबाउट द डेंसिटी। So we can correlate these facts to the with the electron also, with the psi square also. ये कैसे होगा? अगर हम psi वर्ग लेते हैं तो psi वर्ग भी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, जो कि वो इंटेंसिटी या तीव्रता बता रहा है। ये उस जगह के बारे में बता रहा है, नाभिक के चारों ओर उस स्थान के बारे में बता रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की डेंसिटी ज़्यादा है। सो किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ वो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पे हमको डेंसिटी ज़्यादा मिल रही है, ये वो एरिया होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। सो दैट उन स्पेसेस को हम नाम दे देते हैं ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल का शेप क्या होगा, साइज क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि हमको न्यूक्लियस के चारों तरफ वो कौन सा एरिया, जहाँ पर किस शेप में, किस आकार में हमको डेंस एरिया मिल रहा है। जो डेंस एरिया हमको मिलता है उसको, उसके चारों तरफ हम एक इमेजिनरी बाउंड्रीज क्रिएट करके हम फिर देखते हैं कि बेसिकली उसका शेप कैसा है, वो स्फेरिकल शेप आ रहा है या फिर वो डंबल शेप की भांति आ रहा है। इस तरह से हम न्यूक्लियस के चारों तरफ उस स्पेस या उस जगह को बता पाते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी है, और उस प्रोबेबल एरिया को नाम दिया जाता है ऑर्बिटल। सो psi स्क्वायर जो है वो हमें ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ऑर्बिटल वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ यू सी, प्रोबेबिलिटी किसी भी इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों तरफ होने की प्रायिकता सदैव 1 होती है, 1 होती है। प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है P के द्वारा। सो फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, न्यूक्लियस से लेके इनफाइनाइट डिस्टेंस के बीच में वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, psi स्क्वायर। चूंकि ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप में भी है या वो एक स्फेरिकल रेंज हुआ, सो 4 pi r स्क्वायर dr, it is probability, so the value will be equal to 1, 1 के बराबर ये मान होगा। According to quantum mechanics, psi square is showing the probability of finding an electron around the nucleus, but this psi square cannot be equal to psi dot psi। जो psi square हम लिखते हैं वो psi dot psi के बराबर नहीं होता।
क्यों नहीं होता? बिकॉज अगर हमने इन दोनों को एक जैसा ले लिया तो इनके जो प्रोडक्ट होंगे उसमें हमको इमेजिनरी नंबर मिलेगा, और अगर इमेजिनरी नंबर इंक्लूड हो रहा है तो वो ये बताता है कि वो अनरियल हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएगा, बट प्रैक्टिकली ऑर्बिटल है, वो उसका एग्जिस्टेंस है। सो हम साई डॉट साई नहीं ले सकते। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग साई डॉट साई वी टेक साई डॉट साई स्टार. Here this psi star is called as complex conjugate. इसको हम संयुग्मी जटिल कहते हैं साई का. सो साई स्क्वायर इक्वल्स टू साई साई स्टार के बराबर होगा. फर्दर इट इज इक्वल टू मॉडुलस साई साई डॉट, और इसका जो प्रोडक्ट होगा, इसकी जो वैल्यू मिलती है वो हमेशा रियल मिलती है, वास्तविक मान होता है. इसको ऐसे भी प्रूव किया जा सकता है. इफ द वैल्यू ऑफ साई will be a plus ib, psi conjugate value will be psi a a minus ib. So the product of these two, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा that will give the value of a square plus b square which is real. वास्तविक मान हमको मिलेगा, इमेजिनरी नंबर्स नहीं होंगे. सो साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस प्रूव होता है मैथमेटिकली. दो कंक्लूजन्स निकलते हैं इसके बेसिस पे कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को हम केवल वन डायमेंशन में देखें, केवल एक ही एक्सिस पे देखें, सपोज हम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे कहाँ होगा, सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी होगी एक्स एक्सिस पे कि वो इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस पे एक्स प्लस डी एक्स के रेंज में कहीं पे प्रेजेंट होगा. सो इसकी प्रोबेबिलिटी को हम लिखेंगे साई x psi conjugate x dx equals to 1. This will be the probability of finding an electron along the x-axis. अब यदि हम उसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को तीनों कोऑर्डिनेट्स पे देखें, x, y and z एक्सिस पे देखें, तो उसकी पोजीशन कहाँ होगी? प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू psi x as well as y z psi conjugate x y z d dx dy dz. now that will be equal to 1. अब ये जो dx dy z है, जो तीनों एक्सिस में वो एक पर्टिकुलर एरिया वो बता रहे हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस. तो किसी भी पॉइंट पे, इस थ्री डायमेंशनल पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, अगर हम उसकी पोजीशन को इस तरह से बताएं, मीन्स हम इमेजिन करते हैं एक ऐसा वॉल्यूम हम इमेजिन करते हैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पे, जिस एरिया पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी होगी. सो दिस वॉल्यूम इज नाउ इक्वल टू डी टाउ. डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह पे हम लिख सकते हैं डी टाउ. सो द इक्वेशन नाउ बिकम्स साई एक्स वाई जेड साई कॉन्जुगेट एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, इनकी जगह पे हम लिखते हैं डी टाउ, and the value of these will be equal to 1. So it is telling about the area or the position where electrons can be found around the nucleus. अब जो वैल्यूज हमको यहाँ पे मिलती हैं, जो ऑर्बिटल्स हमको जो मिलते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग एनर्जी वैल्यूज हमको यहाँ पे फाइंड आउट होती हैं. साथ ही साथ न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में वो सभी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो अलग अलग डिस्टेंस पे भी प्रेजेंट होते हैं, सो दैट उनके लिए जो एनर्जी वैल्यूज हैं वो भी हमको अलग अलग यहाँ पे मिलती हैं. हम यहाँ पे साई के उन्हीं वैल्यूज को सिग्निफिकेंट मानते हैं.
हम साई के उन्हीं मानों को स्वीकृत करते हैं या अलाउ करते हैं जो कि सिंगल वैल्यूड होते हैं। कुछ शर्तें हैं, अगर उन शर्तों का पालन वेव फंक्शन के द्वारा किया जाएगा तो वो अलाउड या परमिसिबल या मान्य माने जाएंगे। जो शर्तें हैं वो ये कि जो साई की वैल्यू है दैट शुड बी सिंगल वैल्यूड, एक मान होना चाहिए, इसका एक ही मान होना चाहिए, एंड दैट इज फाइनाइट, निश्चित मान होना चाहिए, एक मान हो और वो मान निश्चित हो। सेकेंड क्राइटेरिया इज दैट द वैल्यू ऑफ साई शुड बी कंटिन्यूअस, जो मान है वो कंटिन्यूअस हो, सतत मान हो। एंड द थर्ड कंडीशन इज दैट द वैल्यू ऑफ साई शुड बी जीरो एट द इन्फिनिटी, मीन्स जहाँ पे इनफाइनाइट हो या इन्फिनिटी की स्थिति पे जो साई का मान है वो शून्य के बराबर हो। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अनंत दूरी पर, अनंत स्थिति पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य रहेगी, नहीं होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन। जो जिन जगहों पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा उसकी एनर्जी डेफिनेट होगी, सो दैट हम कहेंगे कि वो वैल्यू फाइनाइट भी है और वो सिंगल वैल्यूड भी है। So this is all about Schrodinger wave equation and eigenvalue, eigenfunction and the physical significance of psi and psi square. Thank you.